बच्चों, मैं दीपा शर्मा मैम आपको क्लास 10th की एसएसटी पढ़ा रही हूँ। इसमें आपका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। क्या है बच्चों पहला चैप्टर? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों इसमें पहले आपको पिक्चर दे रखी है और 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार फेंडिस सरयू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने सपनों का एक संसार रचा। उसने शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र देखें। चित्र नंबर 1। यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। ये देखो बच्चों चित्र। इसमें क्या है कि कुछ लोग यूरोप के हैं और कुछ किसके हैं? अमेरिका के। और क्या है इसमें चित्र नंबर 1 में क्या है? फैब्रिक सरयू विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि। और ये संधि कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। क्या हुआ? चित्र में बता दिया बच्चों ने। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिभा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। क्या है की वंदना कर रहे बच्चों? एक स्वतंत्रता की प्रतिमा माने होता है बच्चों मूर्ति। जैसे हमारे यहाँ भारत माता की मूर्ति है, ऐसे वे लोग एक स्वतंत्रता की प्रतिमा की मूर्ति की वंदना कर रहे हैं, यानी कि पूजा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप प्रदान किया करते थे। क्या है कि जब फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकार मतलब कि क्या होता है बच्चों? कला प्रदर्शन करने वाले। तो स्वतंत्रता को, जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता की देवी कौन है? भारत माता। ऐसे वहां स्वतंत्रता को एक महिला के रूप प्रदान किया करते थे, इन्हें महिला के रूप में मानते थे स्वतंत्रता को। यहाँ पर भी ज्ञानोदय की मसाल की पहचान सकते हैं, जो उनके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थाओं के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियू के कल्पना दृश्य यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। बच्चों कौन कर रहे हैं? कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, उस समय कौन कौन बच्चों राष्ट्र राज्य बन चुके थे? 2। कौन कौन? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। ये 2 क्या हो चुके थे? ये 2 संयुक्त राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता था। फ्रांस का क्या था? एक क्रांतिकारी तिरंगा था। तिरंगे का मतलब बच्चों आप लोग भी जानते हैं, एक भारतीय तिरंगा है, उसमें भी 3 रंग है, और उन क्रांतिकारियों का भी तिरंगा था, जिसमें 3 रंग थे। प्रतिमा के पास, इससे पहले बच्चों हम इस पेज से हटेंगे। इस पेज में कुछ नए शब्द आए। निरंकुशवाद। ये ऐसे बच्चों क्वेश्चन आपके शॉर्ट रूप में आ जाते हैं, जिन्हें हम एक नंबर के क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं। जैसे क्या है कि क्वेश्चन बना आपका, निरंकुशवाद किसे कहते हैं? अब निरंकुशवाद क्या है
ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। अर्थात क्या है निरंकुशवाद? कि जिसकी सरकार का किसी पर भी कोई अंकुश नहीं होता, किसी पर भी कोई क्या नहीं होता, बंदिशें नहीं होती, ऐसी सरकार को हम निरंकुश सरकार कहते हैं। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीयकृत सैन्य बलों पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। दमनकारी मत बच्चों क्या होता है? कि किसी के भी दमन में, यानी कि किसी का भी छीना झपटी, एक तरह से जैसे हिटलर शासन था उस प्रकार की सरकारें होती हैं। एक शब्द है कल्पना दर्श, यूटोपिया। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। इससे पहले हमें यहाँ पे पढ़ा था प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है, उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं। जो बच्चों अब पहले क्या आया था? तिरंगा शब्द आया था, कहा था कौन सा, कहाँ का तिरंगा? ये देखो पहले ये तिरंगा शब्द आया हुआ है कि फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगा कौन लिए? फ्रांस के लोग एक क्रांतिकारी तिरंगा लिए हुए हैं। उस तिरंगे में क्या, उसके पीछे जर्मन के लोग हैं। उस तिरंगे में कितने रंग है? मैंने बताया था कि जब तिरंगा होता है तो उसमें 3 रंग होते हैं। उस तिरंगे को 3 रंग कौन कौन से हैं? काला, लाल और सुनहरा झंडा था में। ये तिरंगा है। बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी तिरंगा कितने रंगों का था? फ्रांसीसी क्रांतिकारी तिरंगा 3 रंगों का था। और उसमें कौन कौन से रंगों से बना हुआ था? बच्चों को 3 रंगों से बना हुआ था। कौन कौन से? काला, लाल और सुनहरा। यह दिलचस्प है कि जिस समय शाहरू ने यह छवि निर्मित की थी, जर्मन के लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 का उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया और 2 सिसिलियों की राजशाही लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य को अपनी नजर जमाए हुए हैं। यानी क्या है कि बच्चों ये उस समय का दृश्य है। ये कहते हैं कि उस समय स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और कुछ फरिश्ते भी इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार ने इसका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सरयू के चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। इन परिवर्तनों से अतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंश बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रित शक्ति थी, लेकिन राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी।
साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन गतिविधियों की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। अब बच्चों फिर इसमें आता है कि राष्ट्र क्या है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको पहले बताया था निरंकुशवाद क्या है, या कुछ नए शब्द आते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया कि राष्ट्र क्या है। अभी जो राष्ट्र क्या है, फ्रांसीसी दार्शनिक अस्ट्रन रेनन, इनके अनुसार क्या है राष्ट्र ने 1823 से 1892 ने 1882 के साबित विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक है राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म और क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य, वीरता से संयुक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव। यह एक सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत के समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र की एक बड़ी व्यापक ताकत है उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह। जनमत माने जनता का संग्रह यानी कि समूह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना ही एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है और अलग दुनिया में केवल एक कानून उनका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई 1789 ईस्वी में। जैसा आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। भूभाग यानी कि पूरी पृथ्वी पर फ्रांसीसी क्रांति में एक किसका राज्य था? एक निरंकुश शासक का राज्य था। फ्रांस क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए हैं उससे प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। क्रांति की घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, वे ही उनकी नियति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों
में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया जिसे संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। स्टेट जर्नल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग पर रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार और नापने का एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वहां राष्ट्रों को साझा भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त किया जाए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्यों जोक्विन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं का रास्ता तैयार किया। सन 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नेतृत्व में जो विशाल क्षेत्र आया वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिससे फ्रांस में पहले ही आरंभ हो चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस कर नेपोलियन ने निस्संदेह प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। इससे अगली वीडियो में आपको अगले टर्न में यानी कि अगले उसमें भेजूंगी और आशा करती हूँ कि आप इस सब को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर नहीं समझ में आई तो इसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आपका एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको इसे अगली वीडियो में और देखना होगा। अगली वीडियो में कोशिश करती हूँ कि सारा कंप्लीट हो जाए, अन्यथा फिर उससे भी अगली वीडियो में अगर आप किसी बच्चे पर किताब नहीं है तो वह इसी के जरिए इस चैप्टर को पढ़ सकता